खबर के साथ खबर शर्मसार कर देने वाली है वो तस्वीरें जो आपको दिखाने जा रहा हूं। तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे। कैसे बच्चों ने टीचरों को बांध दिया, ये शिक्षकों को पेड़ से बांध दिया गया। ये आप देख रहे हैं रस्सी से बंधे शिक्षक और बच्चे टीचरों को पीट रहे हैं, शिक्षकों को पीट रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बच्चे फेल हो गए। उसके बाद पेड़ से शिक्षकों को बांध दिया। फुल स्क्रीन लीजिए, जरा फुल स्क्रीन लीजिए और देखिए ये आप देख रहे हैं। सुनिए, किए हैं आप लोग। 10 लड़का फेल हुआ है, यहाँ से 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चलाओ, लाइव पूरा प्रैक्टिकल के चलते ये सब हुआ है। प्रैक्टिकल के चलते ये लोग सर लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल। हम लोग गलती किए हैं। हाँ ये होगा, ये किए हैं आप लोग। 10 लड़का फेल हुआ है, यहाँ से 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चलाओ, लाइव पूरा प्रैक्टिकल के चलते ये सब हुआ है। प्रैक्टिकल के चलते ये लोग सर लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल। हम लोग गलती किए हैं। हाँ ये होगा, ये किए हैं आप लोग। 10 लड़का फेल हुआ है, यहाँ से 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चलाओ, लाइव पूरा प्रैक्टिकल के चलते ये सब हुआ है। प्रैक्टिकल के चलते ये लोग सर लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल। हम लोग गलती किए हैं। हाँ ये होगा, ये अब आप सुन रहे हैं आप लोग। इन 3 शिक्षकों को पेड़ से बांध दिया है छात्रों ने। नीली कमीज में आप छात्रों को देख रहे हैं, देखिए जरा छात्रों की हिम्मत देखिए। शिक्षकों को बांध दिया, बांध कर पीटा। न सिर्फ पीटा बल्कि कह रहे हैं कि वीडियो बनाओ और ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। छात्रों का कहना था कि शिक्षक कुमार सुमन ने प्रैक्टिकल परीक्षा में कम नंबर दिए जिसके कारण छात्र फेल हो गए। प्रशासन ने मारपीट करने के आरोप में छात्रों को निष्कासित किया है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। ये झारखंड के 2 जिलों के स्कूलों से हैरान करने वाली ये तस्वीरें आई। 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चलाओ, लाइव पूरा प्रैक्टिकल के चलते ये सब हुआ है। प्रैक्टिकल के चलते ये लोग सर लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल। हम लोग गलती किए हैं। हाँ ये होगा, ये किए हैं आप लोग। 10 लड़का फेल हुआ है, यहाँ से 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चलाओ, लाइव पूरा प्रैक्टिकल के चलते ये सब हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दुमका जिले के गोपी कांदर पहाड़िया आवासीय विद्यालय में 9वीं कक्षा, जी हाँ ये 9th के स्टूडेंट हैं। ये 9वीं में पढ़ते हैं। सोचिए ये 9वीं में पढ़ने वाले बच्चे जो साइंस के प्रैक्टिकल में फेल हो गए और ये 9वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने स्कूल के हेड क्लर्क सुनीराम और अचिंतो कुमार आम के पेड़ में बांध दिया। देखिए आम के पेड़ में बांधकर बुरी तरह से पीटा है। ये लोग सर लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल। और स्कूल में 2 युवकों ने रिवॉल्वर लहराई है और रिवॉल्वर लहराकर दहशत फैला दी है। 10 लड़का फेल हुआ है, यहाँ से 36 छात्र इस 9वीं की परीक्षा में बैठे थे। 36 छात्र प्रैक्टिकल के चलते और 11 छात्र फेल हो गए। ये लोग सर लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल। गणित के टीचर और स्कूल के 2 स्टाफ को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। उसके बाद उनकी पिटाई की है। प्रैक्टिकल के चलते ये सब हुआ है। प्रैक्टिकल के चलते ये लोग सर लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल। हम लोग गलती किए हैं। हाँ ये होगा, ये किए हैं आप लोग। 10 लड़का फेल हुआ है, यहाँ से 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चलाओ, लाइव पूरा प्रैक्टिकल के चलते ये सब हुआ है। प्रैक्टिकल के चलते ये लोग सर लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल। तो ये झारखंड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था कैसे छात्रों ने 9वीं के छात्रों ने शिक्षकों को बांध दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है मधुशाला की लड़ाई पाठशाला पर आ गई और पाठशाला से आकर सड़क पर आ गई है। केजरीवाल पर पहले शराब नीति पर घोटाले का आरोप लगा, उसके बाद अब स्कूल घोटाले का आरोप सरकार पर लग रहा है। आइए अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे केजरीवाल के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और गौरव भाटिया बीच सड़क बीच चौराहे पर एक दूसरे से भिड़ गए। देखिए जरा दोनों कैसे। गौरव भाटिया गए थे स्कूल को जांचने की केजरीवाल ने वाकई स्कूल बनाए क्या,
वहां केजरीवाल के विधायक पहले से मौजूद थे। दोनों को टीवी पर आपने देखा होगा, दोनों टीवी पर बहस करते हैं, आमने सामने भिड़ गए। देखिए सर, फुल स्क्रीन दिखाइए। 1967 में बना था, दूसरे में घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अभी ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है, इधर दिखाओ। 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है। 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ भाई इधर बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो। की सूची अगर मिल जाती नहीं आपको लेकर चलेंगे नहीं। अच्छा सूची दी, डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है, यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है। देखा आपने, मुझे पता है डर लगेगा, अभी तो चलेंगे। नहीं हमें नहीं गले, आप सपा से हो, कभी भाजपा से हो, आपके क्या गले लेंगे? थैंक यू। आप कभी स्कूल गए, अभी और भी चलेंगे, वो इनका भागना मत भागना, दूसरा गए, इतना डर गए कि अंदर नहीं गए स्कूल के पेरेंट्स से। अभी अगले में भी चलेंगे। अभी 500 की सूची अगर देंगे, 500 की सूची देंगे, घबरा रहे स्कूल अभी कह रहे बन रहा है। देखिए 500 की सूची मांगी। तो बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे, जो एक स्कूल के बाहर पहुंचे और देखने के लिए पहुंचे क्या केजरीवाल ने वाकई 500 स्कूल बनवा दिए हैं। तो जब वहां पहुंचे तो केजरीवाल के विधायक वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि स्कूल अभी बन रहा है। तो गौरव भाटिया का कहना था स्कूल तो बन रहा है, अभी बना नहीं है। उसके बाद जब गौरव भाटिया वहां से निकलने लगे तो फिर तू मैं हूं। सुनिए जरा, फिर से प्ले कीजिए प्लीज फुल स्क्रीन। स्कूल अभी कह रहे बन रहा है। देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है बिल्कुल। एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अभी ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है, इधर दिखाओ। 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है। 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, और आइए अब आपको बताता हूं दरअसल हुआ क्या, ये सारा हंगामा क्यों बरपा था। दोनों जब लौटे तो दोनों ने ट्वीट किया। गौरव भाटिया ने अपनी बात रखी और सौरभ भारद्वाज ने अपनी बात रखी। गौरव भाटिया ने कहा इस स्कूल को कह रहे हैं कि बन रहा है। वो जो गौरव भाटिया ने देखा, एक स्कूल लेकर गए जो 1967 में बना था, दूसरे स्कूल हम आए हैं ये बन रहा है। तो फिर उनका कहना था 8.5 साल में यह सच्चाई है कि अभी बना नहीं है स्कूल। उन्होंने कहा कट्टर बेईमान सामने है, गौरव भाटिया बोले, और यही भ्रष्टाचार सरकार है। इस पर सौरभ भारद्वाज ने जवाब दिया। बार बार रुकने का आग्रह करने पर भी गौरव भाटिया रुके नहीं, स्कूल के अंदर नहीं गए और वहां से भाग खड़े हुए। उनको कहा कि अभी तो 498 स्कूल और देखने चलिए, आप 500 स्कूल देखने आए थे, मगर वो नहीं माने और वहां से भाग गए। गौरव भाटिया ने कहा, ट्वीट करके लिखा, भाग केजरीवाल भाग। उन्होंने आगे लिखा, यह दूसरा स्कूल था जहां आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लेकर गए थे और वादा 500 स्कूल बनाने का था, लेकिन पहला पुराना स्कूल आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा नहीं बनाया गया था। यह गौरव भाटिया ने कहा, दूसरा स्कूल आप प्रवक्ता खुद मान रहे हैं अभी बन रहा है। 500 की सूची बार बार मांगने पर भी नहीं दी गई। खुद देखिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए। संजय सिंह ने, दो बड़े नेता आपस में लड़ गए तो संजय सिंह क्या कहना है उस पर सुनिए। भाजपाइयों का असली चेहरा, और इसीलिए मैं इनको कहता हूं भारतीय झूठा पार्टी। झूठ बोलने में महारत हासिल है।
कल एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, हम स्कूल भी देखेंगे, स्कूल के अंदर के कमरे भी देखेंगे और स्कूल का टॉयलेट भी देखेंगे। ये कहा उस आदमी ने। और फिर बाद में क्या हुआ, वहां पहुंचते हैं और बगैर स्कूल देखे अंदर भी नहीं घुसते, भाग जाते हैं बाहर से। तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने ऐसा शानदार दिल्ली का स्कूल बना रखा है कि भाजपाइयों की आंखें चकाचौंध हो जाती है, वो अंदर घुसते नहीं बेचारे। और आइए अब आपको बताते हैं, आपने सुना शराब घोटाला, अब एक नया घोटाला आ गया, स्कूल घोटाला। यह दरअसल स्कूल घोटाला है क्या? क्या दिल्ली में वाकई इतना करप्शन है? केजरीवाल कहते हैं कि कोई करप्शन नहीं है, बीजेपी कह रही है घोटाला हो रहा है। कौन सच बोल रहा है? बीजेपी का कहना है केजरीवाल ने खुद 500 स्कूल बनवाने का दावा किया था। केजरीवाल ने कहा था नए स्कूल बनाए जाएंगे 500, जिसके बाद दिल्ली की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन दिल्ली में अब तक एक भी स्कूल नहीं बना है, ऐसा बीजेपी का कहना है। उल्टे स्कूल के नाम पर घोटाले के आरोप लगे। बीजेपी ने इस घोटाले को सियासी मुद्दा बनाया है। बीजेपी का आरोप यह है कि दिल्ली में शिक्षा घोटाला हुआ है। स्कूलों के कमरे बढ़ाने के नाम पर घोटाला किया गया। कैसे? 2400 कमरों की जरूरत थी, बढ़ाकर उसे 7180 कर दिया गया, बीजेपी का कहना है। बावजूद इसके स्कूलों में केवल बने 4027 कमरे। इसके अलावा इसके टेंडर की जो कीमत है उसे 90% बढ़ा दिया गया, 90% टेंडर की कीमत बढ़ा दी गई। अनुमान के मुताबिक 326 करोड़ लागत और ज्यादा बढ़ा दी गई इन कमरों पर। इसका कोई भी टेंडर सार्वजनिक तौर पर नहीं निकाला गया, यानी टेंडर के लिए बाकायदा नीलामी होती है, एक प्रोसेस है, उसके जरिए टेंडर भरा जाता है। 160 टॉयलेट की जगह 1214 की जरूरत बता दी गई और टॉयलेट की गिनती स्कूल के कमरों के तौर पर की गई। यह बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाया कि टॉयलेट जो बनाए गए उनकी गिनती स्कूल के कमरों में कर ली गई। सीबीआई की जांच में घोटाले का सच सामने आया। सीबीसी की जांच में घोटाले का सच सामने आया है और सीबीसी की जांच बीजेपी की शिकायत पर दरअसल की गई थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए। और उससे पहले आपको दिखाता हूं कि सांसदों ने आज बाकायदा चिट्ठी लिखी है। ये देखिए जरा, ये वो सांसद हैं, बीजेपी के 7 सांसद, दिल्ली के इन 7 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में कहा है कि केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं कि 20-20 करोड़ के विधायक उनके बीजेपी खरीद रही है, तो क्या वाकई बीजेपी खरीद रही है और नहीं खरीद रही है, खरीद रही है, इसकी जांच करवाई जाए। तो चिट्ठी जो सांसदों ने लिखी है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये बीजेपी के सांसद है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बीजेपी के सांसदों का कहना है कि बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ हमले तेज किए हैं, पहली बात, और आज बीजेपी ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और जिसमें भ्रष्टाचार पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही साथ, इसे मूव कीजिए प्लीज। बीजेपी ने कहा है कि वो भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा लेकिन बिना सबूत के गलत इल्जाम जरूर लगाते हैं। उन्होंने ऐसा ही एक आरोप खरीद फरोख्त का भी लगाया है। दरअसल उनका कहना है कि उनके विधायक खरीदे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, ये चिट्ठी में लिखा है बीजेपी के नेताओं ने। उन्होंने कहा लेकिन अब उन्होंने इसके कोई सबूत नहीं दिए अब तक। केजरीवाल कह रहे हैं उनके विधायक खरीदे जा रहे हैं, लेकिन सबूत कहां है? न कोई फोन कॉल दिखाई है, न कोई रिकॉर्डिंग दिखाई है, न कोई डॉक्यूमेंट दिखाया है। और केजरीवाल अपने दौर में, आपको याद होगा, कहते थे कोई वीडियो से रिकॉर्डिंग कर लीजिए, कोई पैसा मांगे उसकी कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए। अब उनके विधायक खरीदे जा रहे हैं, उसका कोई सबूत नहीं। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि किसने दरअसल लालच दिया है, किस नंबर से खरीद फरोख्त के लिए फोन आया विधायकों के लिए, यह भी नहीं बताया। सिसोदिया का फोन सीबीआई के पास था। सिसोदिया ने जैसा कहा सीबीआई उनका फोन ले गई। जब सीबीआई फोन ले गई तो फिर फोन किया किसने सिसोदिया को, कहां से फोन आया, कौन सा नंबर है वो? इसलिए उनके बयान की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, सिसोदिया सच कह रहे हैं या झूठ, ताकि अरविंद केजरीवाल की सच्चाई सामने आ सके। क्योंकि केजरीवाल एलजी पर भी सवाल उठा रहे हैं और उन पर भी बिना सबूत भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रहे हैं। अब आइए आपको सुनवाता हूं मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, जिन्होंने बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी क्या कह रही हैं, दोनों को सुनिए।
ये हमारा जो लेटर है दिल्ली की जनता को दुर्भावनापूर्ण तरीके से झूठ बोल करके नफरत फैलाने की दृष्टि से और एक भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए डाइवर्ट करने की जो कोशिश हुई, हमारा सिर्फ इतना कहना है, जो कॉल आए, जो लोग आए, जो मैसेज आए, ये सब की जांच होनी चाहिए और फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध हो। आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर होता है कि तुम आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तुम्हें हम 20 करोड़ रुपया देंगे। और आइए आपको दिखाते हैं केजरीवाल ने दरअसल आरोप क्या लगाया। उन्होंने कहा मेरे विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है। पूरी रेट लिस्ट बाकायदा बताई गई। ये है वो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं। ये विधायक आप देख रहे हैं, 20-20 करोड़ रुपए इनके दाम लगे थे। केजरीवाल ने आरोप लगाया आपके पास दरअसल 62 विधायक हैं, 62 एमएलएस, 40 विधायक तोड़ने का आरोप केजरीवाल एंड टीम ने लगाया था। प्रति विधायक 20 करोड़ रुपए का ऑफर बीजेपी दे रही, उनका ऐसा कहना था। 40 विधायक के 20 करोड़ रुपए अगर दिए जाएंगे, 20-20 करोड़, तो 800 करोड़ की पूरी डील थी। सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने रखे हैं 800 करोड़। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। अपने साथ दूसरा एमएलए, यानी आम आदमी पार्टी का एक एमएलए अपने साथ दूसरा ले आएगा तो 20 करोड़ में 5 करोड़ और जुड़ जाएंगे। 25 करोड़ का ऑफर दे दिया था, यह कहना था। लेकिन इस पूरे खींचतान के बीच आज आम आदमी पार्टी के नेता, सांसद, विधायक सब पहुंच गए सीबीआई ऑफिस। एम्बियंस दीजिए, देखिए। और उसके बाद वहां नारेबाजी शुरू हो गई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। संजय सिंह खुद बैठे हुए थे सीबीआई ऑफिस के बाहर। सुनिए। पूरे देश में विधायकों की खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम एक सीरियल किलर बन गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जिसने एक नहीं कई राज्य सरकारों की हत्याएं की है। और मुझे अफसोस है कि दिल्ली में जब उनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, दिल्ली में जब विधायकों को खरीद फरोख्त करने, पार्टी तोड़ने की ऑपरेशन लोटस की प्रक्रिया फेल हो गई, तो कह रहे इसकी जांच कराओ, जांच कराओ। आम आदमी पार्टी आज मांग करती है कि जांच कराओ। पूरे देश में 277 विधायक कैसे खरीदे गए, कैसे तोड़फोड़ की गई, कैसे धमकियां दी गई, किसको कितना पैसा दिया गया, इसकी जांच कराओ। और मैं तो कहता हूं न्यूनतम, नारे तो तुम्हारे बारे में लग रहा है खोखा खोखा 50 खोखा। भाजपाइयों तुम तो बन गए हो भारतीय खोखा पार्टी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ये शराब घोटाला और पाठशाला घोटाला पर तो लड़ाई लंबी चलेगी। आज की एक और बड़ी खबर, इंसाफ की पुकार, दारू मुर्गा पार्टी पर सरकार। अंकिता को इंसाफ की आस है, अब तक इंसाफ मिला नहीं है। अंकिता ने कहा था जैसे उसकी मौत हुई है उसके हत्यारे को भी ऐसी ही सजा मिले। लेकिन दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आज बीजेपी का डेलीगेशन मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे, कपिल मिश्रा आज पहुंचे अंकिता के घर, अंकिता के परिवार वालों से मिलने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मनोज तिवारी को आप देख रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद बाकायदा एक चेक दिया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उनकी आर्थिक रूप से मदद की गई परिवार की। अगली तस्वीर दिखाइए। ये परिवार के साथ बैठे हुए आप देख रहे हैं, ये अंकिता के पिता को आप देख रहे हैं, उनकी बहन बैठी हुई है, निशिकांत दुबे, कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी बैठे हैं। लेकिन बड़ी बात ये देखिए जरा, सरकार ने कुछ लाख रुपए दिए सिर्फ, और सरकार से ज्यादा मदद कपिल मिश्रा ने की है। देखिए जरा, पहली जिम्मेदारी किसकी होती है? पहली जिम्मेदारी होती है सरकार की। लेकिन सरकार ने मदद के नाम पर क्या किया कल मैंने आपको दिखाया था, लेकिन आज देखिए जरा, आज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये तीन नेता मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे और कपिल मिश्रा गए थे अंकिता के घर। और इधर देखिए हेमंत सोरेन रांची से दुमका नहीं आ सके। ताज्जुब की बात सोचिए, मुख्यमंत्री अपने राज्य में बेटी की हत्या पर अपनी राजधानी से दुमका नहीं आ सके।
और ये नेता दिल्ली, देश की राजधानी से दुमका पहुंच गए। दिल्ली से बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पहुंच गया, लेकिन मुख्यमंत्री साहब के पास फुर्सत नहीं थी। दुमका के जेएमएम विधायक, जो खुद वहां के जेएमएम के विधायक दुमका के, वो भी पीड़ित परिवार से नहीं मिले। आप जानते हैं कौन है दुमका से विधायक? हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन। वो वहीं से विधायक हैं जहां उस बेटी की हत्या हुई है। वो भी नहीं पहुंचे, सीएम तो छोड़ दीजिए। बीजेपी नेताओं ने अंकिता के परिवार से मुलाकात की वहां जाकर। सोरेन ने पीड़ित परिवार को सरकार होने के बावजूद, सीएम होने के बावजूद सिर्फ 10 लाख रुपए की मदद दी है। कपिल मिश्रा दिल्ली से गए, 28 लाख रुपए का चेक दिया है परिवार को। आरोपी शाहरुख की गिरफ्तारी हो चुकी है, यह कहना है सरकार का, और बीजेपी का कहना है सिर्फ शाहरुख नहीं, शाहरुख की गिरफ्तारी काफी नहीं है, इसमें और भी एंगल है। सीएम के भाई यानी मुख्यमंत्री के भाई कह रहे हैं यह मामला तो प्रेम प्रसंग का है। बीजेपी का कहना है लव जिहाद के एंगल से इस मामले में जांच की जानी चाहिए। सरकार का कहना है अंकिता केस की जांच एसआईटी को दे दी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है। बीजेपी का कहना है शाहरुख को डीएसपी ने बचाने की कोशिश की। डीएसपी का नाम नूर मुस्तफा। सरकार का कहना है नदीम अंसारी के लिए हेलीकॉप्टर की, बीजेपी ने कहा कि नदीम अंसारी के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की थी हेमंत सोरेन ने, और अंकिता तड़पती रही, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मिला, यह सवाल पूछ रही है बीजेपी। रांची हिंसा में घायल नदीम को एयरलिफ्ट किया गया था। हेमंत सोरेन कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, यह कहना है बीजेपी का। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कपिल मिश्रा जो वहां पहुंचे थे वो क्या कह रहे हैं। परिवार को मदद दी, उन्हें 28 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी, और मनोज तिवारी पहुंचे थे, दोनों को सुनिए। मुख्यमंत्री कहां है झारखंड के? ये दरवाजे पे अभी तक आके खड़े क्यों नहीं हुए हैं? और उनके भाई तो यहां से खुद एमएलए है, वो कहां पर हैं? क्या ये बेटी का नाम अंकिता है इसलिए नहीं आ रहे? अगर ये नदीम अंसारी होता तो यहाँ मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट इस दरवाजे पे खड़ी होती। सरकार का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए गया तो अंकिता के लिए क्यों नहीं गया? वो बच्ची मरने वाली नहीं थी, किसी स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं थी। अंकिता का बयान, अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है। वो बोल रही थी, वो बात कर रही थी, आराम से उसको ठीक किया जा सकता था अगर सरकार गंभीर होती। सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी। ऐसा लग रहा है सिर्फ अंकिता की ही नृशंस हत्या नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे मानवता की भी हत्या हुई है और हो रही है, हर पल हो रही है। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। वो सहायता क्या करेंगे जो कि यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। तो बीजेपी के नेताओं को आपने सुना, लेकिन इस बीच आरोप यह है कि अंकिता की हत्या के पीछे क्या पीएफआई कनेक्शन है? क्या शाहरुख का कोई पीएफआई से लेना देना है? शाहरुख के साथ एक और दूसरा लड़का था नईम, क्या उसका पीएफआई से कनेक्शन है? क्या अंकिता के मर्डर के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का भी हाथ है? इस मामले की जांच होनी चाहिए, यह कहना है बीजेपी का। देखिए जरा, आरोप यह लग रहे हैं कि अंकिता हत्या केस में बीजेपी ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि अंकिता की हत्या में पीएफआई कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। दुमका के जो पूर्व विधायक हैं लुइस मरांडी, उन्होंने यह दावा किया है पकड़े गए दोनों आरोपियों की जांच की जाए, उनके कनेक्शन की जांच हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी यही आरोप लगाया है। उन्होंने कहा संथाल परगना इलाके में पीएफआई बहुत सक्रिय है और बीजेपी सरकार ने बैन लगाया था, लेकिन फिर पीएफआई यहां एक्टिव हो गई है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने भी पीएफआई कनेक्शन की बात को दोहराया है और अंकिता की हत्या सिरफिरे आशिक का काम नहीं है, उनका कहना है। लव जिहाद एंगल से भी मामले की जांच बहुत जरूरी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान आईएसआई की भूमिका पर भी शक जताया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस पीएफआई एंगल पर। झारखंड में यह पहली बार नहीं हो रहा है। झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने में आ रही हैं। पीएफआई का एंगल सामने आ रहा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का एंगल सामने आ रहा है, लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। यह लव जिहाद का मामला है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही लव जिहाद के एंगल से? आप इसको रफा दफा कर दें। चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया, शाहरुख की गिरफ्तारी पे मामला खत्म होगा क्या? मास्टरमाइंड कौन है? ट्रेनिंग देने वाला कौन है? ऐसे पेट्रोल डाल के आग लगाना बिना ट्रेनिंग का काम नहीं है ये।
ये किसी सिरफिरे आशिक का काम नहीं है, ये सुनियोजित मर्डर है। इसमें लव जिहाद के एंगल से जांच होनी बहुत जरूरी है और ये समझना होगा कि जो भी लोग इस मामले पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं वो तुष्टीकरण की वो गलती कर रहे हैं जिसकी कीमत हम सबकी बेटियों को और बहनों को चुकानी पड़ेगी। ये हैवानियत जो है वो देश तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं, PFI से लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान की ISI, वो सभी संथाल पन्ना में जिस तरह से एक्टिव है, तो चाहे आदिवासी बच्चियां हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट बच्चियां हैं और चाहे वो आम हिंदू बच्चियां हैं, वो कोई भी सुरक्षित नहीं है। और इन लोगों ने जबरदस्ती करने का जो एक प्लान बनाया है, इस देश को अलग करने का जो प्लान बनाया है, और ये जो घटना है, ये घटना यही दिखा रहा है कि मुस्लिम अपीजमेंट पर जो ये सरकार चल रही है, कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं अंकिता के पिता जो हैं वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पिता के आंसू रुके नहीं है, ये आप देख रहे हैं। जब बीजेपी का डेलीगेशन उनसे मिल रहा था उस वक्त भी रो रहे थे। खुद बीजेपी के नेता उठे हैं, उन्होंने उनके आंसू पोंछे हैं। सोचिए एक पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी। एक पिता से मिलने के लिए राज्य का मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा है, उस विधानसभा का विधायक नहीं पहुंचा है, बीजेपी के नेता पहुंचे और पिता की आंखों में जो आंसू थे उन्हें पोंछा है। लेकिन आपको बताऊं कि हेमंत सोरेन के विधायक कहां हैं, आंसू पोंछने के लिए नहीं पहुंच सके। अगली तस्वीर दिखाइए। यह विधायक तो होटल में मौज काट रहे हैं। ये रायपुर में होटल में विधायक मौजूद हैं, वहां आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है राज्य में अंकिता के पिता के, लेकिन ये विधायक है और आरोप बीजेपी ये लगा रही है ये विधायक के लिए शराब पहुंचाई जा रही है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये गाड़ी जिसकी तस्वीरें कल सामने आई, आबकारी विभाग की गाड़ी बताई जा रही है जिसमें शराब की बोतलें लदी हुई थी और होटल के अंदर ये दाखिल हो रही थी। अब बीजेपी ये सवाल कर रही है कि अंकिता को इंसाफ दिला नहीं पा रहे हैं। बीजेपी ये सवाल कर रही है कि अंकिता के घर तक बेटी को बचाने का वक्त नहीं है मुख्यमंत्री के पास, और विधायक जो है सरकार बचाने के लिए शराब और मुर्गा तोड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। सब जगह है, टोटल जगह अभी मुंह थोड़ा सा छोड़ा गया, जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं उसको भी वही सजा हो जाए। अंकिता ने अपनी हत्या की सजा बताकर दुनिया छोड़ दी। मुख्यमंत्री सोरेन ने अंकिता को अगर सही अस्पताल और सही इलाज दिया होता तो आज वो जिंदा होती। और जिन विधायकों को दुमका में अंकिता के परिवार से मिलना था वो रायपुर में दारू मुर्गा की पार्टी में मशगूल हैं, आलीशान होटल में मौज काट रहे हैं। शराब से भरी हुई गाड़ी पकड़ी गई, विदेशी महंगी अंग्रेजी शराब, और वो भी सरकार के वाहन पे जब रोकी गई। मैं प्रश्न ये करता हूँ कि विधायकों को आप मुर्गा खिलाइए, दारू पिलाइए, ये करिए, मगर अवैध रूप से जिस प्रकार से गाड़ी पकड़ी गई तो क्या उसके ऊपर कोई केस बना? खनन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन को अब अपनी सरकार पर खतरा मंडरा रहा है और इसलिए अपने विधायकों को रांची से रायपुर शिफ्ट कर दिया है। सुन लिया अपने विधायकों को, देख लिया उनकी तस्वीर कैसे मुर्गा और शराब उनके लिए ले जाई जा रही। अब जरा अंकिता के पिता को एक बार सुनिए। इस पिता के आंसू पोंछने के लिए मुख्यमंत्री और विधायकों को पहुंचना चाहिए था। सुनिए जरा एक बार उनके पिता को। अगर मंत्री लोग हमको पहले अगर मदद करते तो आज मेरी बेटी बच जाती। मेरी बेटी की जान चली गई। हम सीधा ये लोग सीधा करके हमको बीजेपी वाले सांसद जो है सुनील सोरेन, वो हमको एम्बुलेंस व्यवस्था करके रिम्स पे भेजाए गए। रिम्स में भी सही व्यवस्था था, वहाँ भी हमको फैन लेना पड़ा। 1 वार्ड लिखा हुआ है लेकिन एसी नहीं चल रही है। 2-2, 3-3 एसी था लेकिन एसी नहीं चल रही है बिल्कुल। 7 गो बेड था, 7 बेड में पेशेंट सब तरह पड़ा है, लेकिन वहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। एक बार डॉक्टर विजिट करने आता दिन भर में, एक बार बोलने पर जाए क्योंकि चलिए मेरा पेशेंट का हालत खराब है, एक बार अगर बोलने जाते थे तो 45 मिनट बनाते थे वो डॉक्टर। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पूछ रहे हैं हेमंत सोरेन से सवाल। वो कह रहे हैं कि भूपेश जी, यानी भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ में, भूपेश जी कान खोल कर सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है। छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू और मुर्गा खिला रहे हैं आप। असम हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों को डेरा डलवाया है आपने। इस अनैतिक कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी आपको कभी माफ नहीं करेगी। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रमन सिंह। पर जिस प्रकार
शराब से भरी हुई गाड़ी पकड़ी गई, विदेशी महंगी अंग्रेजी शराब और वो भी सरकार के वाहन पे जब रोकी गई। मैं प्रश्न ये करता हूँ कि विधायकों को आप मुर्गा खिलाइए, दारू पिलाइए, ये करिए, मगर अवैध रूप से जिस प्रकार से गाड़ी पकड़ी गई तो क्या उसके ऊपर कोई केस बना? और मुख्यमंत्री जी की चिंता ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता न मिलने गए, न बातचीत हुई, न झारखंड में बातचीत हुई, न यहाँ कोई मेफेयर में बातचीत हुई। बीजेपी कर्मचारी ये कहते कि ये अय्याशी का अड्डा बना हुआ है, दारू पिला रहे हैं, दारू पिला रहे हैं, मुझे पिला रहे हैं। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक, दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? बघेल जी कह रहे हैं हमारी पार्टी के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं। वो खुद भी एक राज्य के सीएम हैं। क्या वो सीएम से पूछ पा रहे हैं जिस गठबंधन के विधायक वहां मौजूद हैं कि आपके राज्य की बेटी की जान चली गई, इन विधायकों को भेजिए वहां, परिवार के आंसू पोंछ सके। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। प्रधानमंत्री बिल्कुल अलग लुक में, बिल्कुल अलग अंदाज में गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और गणपति की पूजा अर्चना की है। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरती करते हुए। पीछे आपको नजर आ रहे हैं पीयूष गोयल और उनकी पत्नी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, ये पीयूष गोयल साहब के घर में जो मेहमान आए हुए हैं उनसे मिलते हुए। ये उनके घर में जिस वक्त उनके घर से जब निकले हैं प्रधानमंत्री, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अचानक पीएम पहुंचे पीयूष गोयल के घर गणेश चतुर्थी के मौके पर। वहां मौजूद जो मेहमान थे उनसे मिले और उसके बाद सीधे गणेश जी की प्रतिमा जो स्थापित की गई थी वहां पहुंचे और पूजा की और आरती उतारी। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को जो आरती कर रहे हैं। तो गणेश चतुर्थी के मौके पर पीएम ने बप्पा के दर्शन किए हैं। और आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपको कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। आज उनके अलग लुक, अलग अंदाज में उन्हें आपने देखा और अक्सर इसी तरह से लोगों को चौंकाते भी हैं। वो कुछ ऐसी बातें प्रधानमंत्री के बारे में आपको बताते हैं जो आज से पहले शायद आप नहीं जानते थे। आइए जरा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए, आरटीआई के जरिए ये जानकारी जुटाई गई है पीएम के लिए। पीएम मोदी को जानने की लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता, जबरदस्त उत्सुकता होती है। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के जरिए पीएम मोदी को लेकर जानकारी मांगी गई, अलग अलग तरह की जानकारी। लोगों ने जानना चाहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोजन का, जो वो खाना खाते हैं, उसका खर्चा उठाता कौन है। तो सवाल का सूचना अधिकारी ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खाने का जो खर्च है वो खुद उठाते हैं। यानी सरकारी खर्चे से उनका खाना नहीं होता है, सरकारी पैसे से उनका खाना नहीं बनता है। प्रधानमंत्री की अपना जो तनख्वाह, जो वेतन है, उन्हीं पैसों से प्रधानमंत्री अपने खाने का खर्चा उठाते हैं। उसके अलावा जो जानकारी हासिल हुई, प्रधानमंत्री मोदी को गुजराती खाना बहुत पसंद है। व्यंजनों में अपने कुक, उनका एक कुक है जिसका नाम है बद्री मीणा, बद्री मीणा के हाथ से बना खाना खाते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आरटीआई में लंबी चौड़ा जवाब दिया गया है इस जानकारी के साथ। बाजरे की रोटी और खिचड़ी खाना पसंद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम ने अब तक कितनी छुट्टियां ली हैं, यह भी आरटीआई में सवाल किया गया। तो पीएमओ से जवाब मिला आरटीआई के जरिए। जवाब क्या था, इसे मूव कीजिए आगे। जवाब में लिखा, मोदी जी ने अभी तक कोई भी छुट्टी नहीं ली है। यानी जब से शपथ ली है तब से अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय से यह जवाब दिया गया है। अगला सवाल जो आरटीआई के जरिए किया गया कि कितने घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी काम करते हैं, तो जवाब मिला पीएमओ से। पीएमओ ने जवाब दिया, कह सकते हैं कि पीएम
हर वक्त ड्यूटी पर रहते हैं, 24/7 वो ड्यूटी पर रहते हैं। पीएमओ में इंटरनेट स्पीड की भी जानकारी हासिल की गई, लोगों के घर में इंटरनेट स्पीड क्या रहती है इसकी रुचि है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इंटरनेट की स्पीड क्या है उसकी रुचि है। तो पीएमओ ने जवाब दिया 34 Mbps स्पीड इंटरनेट की प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं। पीएमओ की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री की संपत्ति का ब्यौरा भी देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के पास 2,23,00,000 रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा पिछले साल के मुकाबले 26,13,000 रुपए का इसमें इजाफा हुआ है। पीएम के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। साथ ही साथ गुजरात के गांधीनगर में अपनी जमीन प्रधानमंत्री दान कर चुके हैं। इस जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। यह प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जानकारी, और दिलचस्पी है कि लोगों में बहुत उत्सुकता है जो पीएम के बारे में जानना चाहते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आतंकी कनेक्शन, मदरसे पर बुलडोजर। यह आप देख रहे हैं मदरसा, इस मदरसे पर बुलडोजर चल गया है। 8 बुलडोजर मंगाए गए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, पूरा मदरसा गिरा दिया गया है बुलडोजर चलाकर। यह आप देख रहे हैं बड़ा मदरसा, काफी बड़ा मदरसा, लंबा चौड़ा मदरसा आप देख रहे हैं। इस पर 8 बुलडोजर लगाए गए और बुलडोजर लगाकर मदरसा गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि आतंकी कनेक्शन की वजह से इस मदरसे पर बुलडोजर चला है। 200 से ज्यादा बच्चे यहां पढ़ते थे और यहां शिक्षक, ये देख रहे हैं 8 बुलडोजर लगाए गए, शिक्षक पर आरोप लगा है। अगली तस्वीर चलाइए। बुलडोजर ने इस मदरसे के पिलर्स गिरा दिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बुलडोजर ने एक्शन के बाद, कार्रवाई के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बुलडोजर की कार्रवाई के बाद मदरसे के पिलर्स गिरा दिए गए हैं और अब इस मदरसे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। असम का बड़ा मदरसा बताया जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। और जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे थे वो अपना सामान लेकर यहां से चले गए। पूरा मदरसा खाली करा लिया गया है। जो बच्चे यहां पढ़ते थे वो सभी अब मदरसे से जा चुके हैं। वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। Those institutions were not running as madrasa but as a terrorist hub. हेमंता का ये बयान सिर्फ बयान नहीं, ये चुनौती है उन मदरसों के लिए जहां पर आतंकी मुंह छिपाए बैठे हैं। ऐसे ही एक मदरसे को हेमंता के बुलडोजर ने पल भर में जमींदोज कर दिया। गौर से गिनेंगे तो 3 बुलडोजर नजर आएंगे। कुछ कैमरे के सामने हैं तो कुछ कैमरे के फ्रेम से बाहर। लेकिन हेमंता के इन बुलडोजरों की पूरी गिनती 3, 4 या 5 नहीं बल्कि 8 बुलडोजर आए, जिन्होंने आतंकी कनेक्शन वाले इस 2 मंजिला मदरसे को कुछ मिनटों में ही गिरा दिया। यह 1 महीने में तीसरा मदरसा है जिस पर हेमंता का बुलडोजर ने दहाड़ मारी है। आतंकी कनेक्शन वाले मदरसों के खिलाफ हेमंता के बुलडोजरों की टंकी एकदम तेल से फुल है। अगर आतंक से मदरसे का कनेक्शन मिला तो ऐसे एक्शन जारी रहेंगे। और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर मदरसे पर बुलडोजर चला क्यों, क्या वजह बताई जा रही है वो आपको बताता हूं। देखिए ये आप देख रहे हैं जो बुलडोजर चलाया गया और ये बुलडोजर है। मदरसे का लिंक दरअसल अलकायदा, आतंकी संगठन अलकायदा से मिला था। सर्च के दौरान पुलिस को कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ दस्तावेज मिले थे। मदरसे का जो टीचर है बताया जाता है वो अलकायदा के साथ जुड़ा हुआ था। बांग्लादेश जिहादी संगठन से भी लिंक मिला है टीचर का। और मदरसे के इस टीचर का नाम हफीजुर रहमान बताया जाता है। रहमान को 26 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद असम के बोगाई गांव में बुलडोजर चलाया गया। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरोप है कि यह मदरसा सरकारी जमीन पर बनाया गया था। 8 बुलडोजरों ने उसके बाद इस मदरसे को जमींदोज कर दिया है। कुछ ही घंटों में 2 मंजिला मदरसा गिरा दिया गया और इस मदरसे में 224 बच्चे पढ़ते थे। मंगलवार को पुलिस ने पूरा इलाका घेर लिया। उसके बाद यह एक्शन हुआ। पूरे गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। तालीम लेने वाले बच्चों को मदरसे से निकाल दिया गया है। दूर रहने वाले 15 बच्चे रात में मदरसे में रुके थे और सुबह ये बच्चे भी मदरसे से अपने घरों को रवाना हो गए। बच्चों को दूसरे संस्थानों में शिफ्ट किया गया है। आइए अब आपको मैं दिखाता हूं, हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए अनिरुद्ध की, जिस वक्त ये बुलडोजर चल रहा था।
शनिवार के दिन मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि जितने भी गैरकानूनी मदरसे हैं उन पर कार्रवाई होगी, और आप देख सकते हैं प्रशासन हरकत पर आ गया है। परसों ही के दिन ही बरपेटा में एक मदरसे को तोड़ा गया, और आज यहाँ पर बोंगाईगांव जिले के जोगीघुपा इलाके पर इस मदरसे पर भी बुलडोजर चल रहा है। आपको बता दें कि कल रात को इस मदरसे में एक छापा मारा गया था, जिस छापे पर अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि अंसारुल इस्लाम के बुकलेट्स यहाँ पर मिले थे, और एसपी ग्वालपारा ने हमें बताया है कि बुकलेट्स के अलावा यहाँ पर अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQI। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि इससे पहले भी आतंकी कनेक्शन, अगर ये सच है जो सरकार एक्शन ले रही है कि मदरसे में अगर एक शिक्षक आतंकी कनेक्शन पाया जाता है तो वो क्या तालीम देगा बच्चों को। ये देख रहे हैं एक और तस्वीर। ये 4 अगस्त को एक मदरसा गिराया गया था, मोरीगांव जिले में ये मदरसा गिराया गया। अलकायदा से लिंक मिला इस मामले में भी। अगली तस्वीर दिखाइए सर। अगली तस्वीर 28 अगस्त की। दूसरी तस्वीर, ये 28 अगस्त को ये मदरसा गिराया गया, बारपेटा में ये कार्रवाई की गई थी, और अलकायदा का आतंकी टीचर बन गया था। एक टीचर का कनेक्शन बांग्लादेशी जिहादी संगठन से भी मिला। आइए आपको बताता हूं कि आखिर आतंक से लिंक कैसे इन मदरसों का मिल रहा है और कैसे एक्शन हो रहा है। दरअसल आपको बताऊं, 1 महीने में तीसरे मदरसे पर यह कार्रवाई की गई है। 1 महीने के अंदर 3 मदरसे गिरा दिए गए असम में। मदरसे के आतंकी कनेक्शन मिल रहे हैं, और इमाम और मदरसे के शिक्षक गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में कुल 37 लोगों को पुलिस ने अब तक अरेस्ट किया है। इसमें सभी लोगों का अलकायदा से कनेक्शन मिला है। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। ABT यानी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से भी इनका लिंक पाया गया है। बांग्लादेश का जिहादी संगठन है ABT, और इसलिए एक्शन हुआ। गिरफ्तारियों के बाद ही मदरसों पर कार्रवाई की गई है। अब तक प्रशासन ने 3 मदरसे गिरा दिए हैं। मदरसों के टीचर का आतंकी कनेक्शन भी पाया गया था। असम में मदरसों का को सरकारी जो अनुदान है वो बंद कर दिया गया है। 2020 में सरकार ने अनुदान देना बंद कर दिया था। हेमंता उस वक्त राज्य के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। पूरे असम में करीब 800 मदरसे बंद कर दिए गए, और अभी 1000 के करीब निजी मदरसे चल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं बदरुद्दीन अजमल क्या कह रहे हैं इस पर, और हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं। दोनों को सुनिए। इसको एक दिन में आप तोड़ देंगे, ये तो नाइंसाफी की बात है। उसके खिलाफ इंक्वायरी कराइए। अगर पूरा मदरसा उसके अंदर इन्वॉल्व है, जरूर उसको भी तोड़ दीजिए, हमें उससे कहना नहीं है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट मिले तो सही। अगर कोई भी इसमें गलत आदमी पकड़ गया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट उसके साथ जो करना चाहे करे, लेकिन ये बुलडोजर हुकूमत, ये जो है योगी हुकूमत में चलेगा, आसाम में नहीं चलेगा। इसलिए हम चीफ मिनिस्टर साहब से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस पॉलिसी को बंद करिए, बुलडोजर हुकूमत को बंद करिए। ये आपका काम नहीं है। हमारा कोई मॉडल नहीं है। अगर कोई अनऑथराइज एविक्शन होगा, अनऑथराइज स्ट्रक्चर होगा, उनको हटाने का मशीन का नाम है बुलडोजर, और वो बुलडोजर अमेरिका में भी यूज़ होगा, यहाँ में भी होगा। अगर कोई आसाम का एंटरप्रेन्योर्स कोई दूसरा ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट अगर हमको इन्वेंट करके देते हैं तो हम उसको इस्तेमाल करेगा। वो तो एक इक्विपमेंट का नाम है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अब आपको बताने जा रहे हैं एक IAS की पत्नी का टॉर्चर आपको दिखाने जा रहे हैं। कैसे वो घर में काम करने वाली लड़की के साथ टॉर्चर कर रही थी, उसे मार रही थी, पीट रही थी, और बेरहमी से। तस्वीरें देखकर आप दहल उठेंगे। IAS की पत्नी का टॉर्चर कांड है ये आप देख रहे हैं। इस लड़की को बेरहमी से पीटा है, बुरी तरह से पीटा है, और इसके शरीर पर कितने जख्म के निशान हैं आप देखेंगे, खुद तो रूह कांप उठेगी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये पीड़िता फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है, जिंदगी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये है वो IAS की पत्नी। IAS की पत्नी है जो बेरहमी से पीट रही थी, मार रही थी। अब जरा पीड़िता को सुनिए एक बार वो क्या कह रही है, सुनाइए जरा। छोलनी और ये कलछुल। छोलनी और कलछुल कब मारती थी? रात में आपको मारती थी? दिन या रात? कभी भी ऐसा कोई दिन बीता सुनीता जब आपको मारा नहीं गया हो? अभी 20-25 दिन अब बिस्तर में थी। हाँ,
उस दिन ने मर और इतने सारे चोट के निशान है, ये सब कैसे आए? मार के हुए मतलब मुंह में भी मार देते थे? किस चीज से मारते थे मुंह में? किचन के सामान में। और मारती थी आपको तो कितने देर तक लगातार मारते रहती थी आपको? मारती रहती थी, मतलब पूरे शरीर में मारती थी जहां भी मौका मिले। दांत कैसे तोड़ा आपको उन्होंने? तो मार के देते। कलछुल से मारा था मुंह पे और कमर पे? कमर पे वो जो मिलता हुई। तो कमर में कितना मारा आपको कि कमर की हड्डी तोड़ दी? बहुत बड़ा। और आइए अब आपको दिखाते हैं दरअसल टीचर टॉर्चर किस तरह से करती थी आईएएस की पत्नी, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आपने सुना महिला को, सीमा पात्रा पर नौकरानी को प्रताड़ित करने का आरोप है। आईएएस की पत्नी का नाम है सीमा पात्रा, झारखंड के पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी है सीमा। दिव्यांग नौकरानी से ने सीमा पर बहुत गंभीर आरोप लगाए जो आपने सुने। कई दिनों तक कमरे में कैद रखती थी सीमा उन्हें, और मूव कीजिए से नौकरानी सुनीता को खाना पानी तक नहीं दिया जाता था। उसने आरोप लगाया खाना नहीं मिलने से सुनीता और ज्यादा कमजोर हो गई। न सिर्फ कमजोर हो गई बल्कि इसके बावजूद उससे काम कराया जाता था। उसकी हालत खराब हो रही थी फिर भी काम कराया जाता था, और यही वजह है कि काम ना करने पर मारपीट होती थी। उसे बेरहमी से पीटती थी, लोहे की रॉड मारकर उसके दांत तक तोड़ दिए गए थे। शरीर के कई हिस्सों को गर्म तवे से दाग दिया गया था। जीभ से फर्श तक साफ करवाई जाती थी उससे। नौकरानी को 8 साल से कैद करके रखा हुआ था। सुनीता ने एक दिन मोबाइल से विवेक आनंद को मैसेज किया दरअसल, और मैसेज में सुनीता ने अत्याचार की पूरी जानकारी दी है। सरकारी कर्मचारी विवेक आनंद ने उसके बाद पुलिस को जानकारी दी। फिर पुलिस पहुंची। 22 अगस्त को सुनीता को मुक्त कराया गया। उसके बाद से सुनीता अस्पताल में भर्ती है। इलाज के लिए सुनीता को रिम्स में भर्ती कराया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, उससे पहले आपको दिखाता हूं आइए कि सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं सीमा पात्रा आईएएस की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस वक्त मुंह छिपा रही है। देखिए जो हरकत की है वो बताने वाली है कि ये कितनी बर्बर हरकत है। ये बताता है कि आपका ओहदा और पद कितना बड़ा ही क्यों ना हो जाए, आप अपने से छोटों से कैसे बात और बर्ताव करते हैं, ये आपके बारे में बताता है। गिरफ्तारी के डर से सीमा फरार होने की दरअसल कोशिश कर रही थी और पिछले 2 दिनों से पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी। अरगोड़ा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने सीमा को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सीमा को 12 सितंबर तक रिमांड में भेजा है। सीमा के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। SC/ST धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ उनके ऊपर। पीड़ित के फिट होने का इंतजार कर रही है पुलिस। मेडिकली फिट होने के बाद पुलिस उसका बयान दर्ज करेगी, और NCW की टीम ने पीड़ित सुनीता से मुलाकात की है। सीमा पात्रा आरोपों को गलत बता रही है। आईएएस की पत्नी का कहना आरोप गलत है। सीमा पात्रा पूर्व आईएएस अधिकारी महेश्वर पात्रा की पत्नी है। पात्रा दंपति रांची के VIP इलाके अशोक नगर में रहते हैं। पति महेश्वर पात्रा विकास आयुक्त के पद से रिटायर हुए हैं, और सीमा को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है, बाहर कर दिया है। सीमा ने 1991 में पलामू से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और सीमा करीब 2 साल कांग्रेस पार्टी में भी रही हैं। सीमा पात्रा फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी कर चुकी हैं। ये उनका तारुफ। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं इस पूरी घटना पर, सुनिए। राजनीति से प्रेरित आरोप है मेरे कुछ जो आरोप है गलत आरोप सीमा जी आप बेकसूर हैं। नहीं, मारना कहीं से भी कोई मानवीयता का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। और आरोपी है वो आपकी पार्टी के, पार्टी ने उसको निलंबित कर दिया, उसको हटा दिया पार्टी से। अब हमारे पार्टी बहुत सारे लोग रहते हैं, उसका मतलब कोई भी कर्म करेगा उसको तो थोड़े हम लोग बर्दाश्त करेंगे। हाँ मैंने देखा है अरेस्टिंग अच्छा हुआ ना, उसमें कहाँ दिक्कत है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, अच्छी खबर, देश के लिए गर्व की बात है कि गौतम अडानी, जी हां, अडानी ने सबको बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के रईसों की रेस में तीसरे नंबर पर है अडानी। अडानी ने कैसे अपनी जिंदगी का सफर तय किया, कैसे यहां तक पहुंचे,
ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, अडानी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और आइए अब आपको दिखाता हूं कि कैसे तीसरे सबसे अमीर बने हैं अडानी। कौन कौन उस रेस में पहले और दूसरे नंबर पर है, हर रोज कितना कमा रहे हैं अडानी, वो आपको दिखाते हैं। आइए, ये आप देख रहे हैं दूसरी तरफ जेफ बेजोस और एलन मस्क हैं। गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं और अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं गौतम अडानी। आपको बताऊं, अडानी ने बिल गेट्स, वॉरेन बफे को पीछे छोड़ दिया है। कमाई के मामले में अडानी ने यह इतिहास रचा है। अमीरों के लिस्ट में पहली बार एशियाई टॉप 3 में आया है कोई। अब अडानी से आगे केवल एलन मस्क और जेफ बेजोस हैं। अडानी ने एक दिन में 42,000 करोड़ कमाए। एक दिन में 42,000 करोड़। इससे 80 करोड़ गरीबों का 3 महीने तक पेट भरा जा सकता है। और अडानी की नेटवर्थ 143 अरब डॉलर हुई है। 143 अरब डॉलर। 2022 में अडानी ने 66 अरब डॉलर की कमाई की थी। 2022 में अडानी जेफ बेजोस को पछाड़ने के करीब पहुंच चुके हैं, यानी जल्दी दूसरे पायदान पर आ जाएंगे। बेजोस की कुल संपत्ति 152 अरब डॉलर की है और अडानी की कुल संपत्ति 143 अरब डॉलर की है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बेजोस अडानी के बीच केवल 9 अरब डॉलर का अंतर रह गया है। सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की नेटवर्थ 247 अरब डॉलर है, 247। आइए, अडानी ने फरवरी में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था। फरवरी के महीने में ही अप्रैल में पहली बार अडानी की नेटवर्थ 100 डॉलर के पार चली गई। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसी जिंदगी जीते हैं गौतम अडानी, कैसी क्या लाइफ स्टाइल है उनका। ये देखिए जरा, गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए। अडानी ग्रुप के शेयरों में आई तेजी ने अडानी को भारत समेत एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बना दिया है। आखिर खरबों की संपत्ति के मालिक गौतम अडानी कैसी जिंदगी जीते हैं, यह आपको बताते हैं। आलीशान जिंदगी जीते हैं अडानी। गौतम अडानी की जिंदगी में बताऊं, राजा महाराजाओं जैसी। अडानी अपने परिवार के साथ हवेली में रहते हैं। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक कई हवेलियां हैं। 2020 में लुटियंस एरिया में एक हवेली खरीदी जिसकी कीमत करीब 400 करोड़ रुपए। प्राइवेट जेट से लेकर 17 शिप के मालिक हैं अडानी। ज्यादातर सफर प्राइवेट जेट से करते हैं। उनके सबसे सस्ते प्राइवेट जेट की कीमत 15 करोड़। कम दूरी के ट्रैवल के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगस्ता वेस्टलैंड AW139 हेलीकॉप्टर भी है। उनके पास 3 आलीशान जेट विमान है। सुपर लग्जरी कारों का जबरदस्त कलेक्शन है उनके पास। 1 करोड़ से ज्यादा के शानदार कार है। BMW 3.5 करोड़ रुपए की फरारी भी है उनके पास। गौतम अडानी आज देश दुनिया में चर्चा है। अडानी की संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही, लेकिन अडानी का इस सफर इतना आसान नहीं था। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट खरबपति बन गया। यह देखिए जरा, आपको भी जानकर ताज्जुब होगा कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद खरबपति तक का सफर कैसे तय किया है। अडानी का जो जन्म है साधारण गुजराती परिवार में हुआ दरअसल, और अहमदाबाद के सेठ CN विद्यालय से स्कूल की शिक्षा ली उन्होंने। गुजरात विश्वविद्यालय में BCom में एडमिशन लिया। दूसरे साल में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। कॉलेज छोड़ने के बाद हीरे का कारोबार शुरू किया। अडानी का माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स है, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, डिफेंस सेक्टर में कारोबार है उनका। यह अडानी का खरबपति बनने तक का सफर है, ड्रॉप आउट होने का। तो आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कुछ तस्वीरें कि अडानी कैसे दूसरों से अलग है। कैसे ये आप देख रहे हैं अडानी अपने परिवार के साथ। अडानी जो जिंदगी, जो लाइफ स्टाइल जीते हैं वो भी बिल्कुल अलग है। और जल्द ही वो इस रेस में दूसरे पायदान पर आ जाएंगे, यानी वो दूसरे दुनिया के सबसे दौलतमंद शख्स होंगे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। पूछिए अर्नब,
तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है।